हेलो एवरीवन। और आज हम अपना नया चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का शुरू करने वाले हैं, न्यू सेंटर ऑफ पावर। चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं आज। तो पहले शब्दों को समझते हैं। जो चैप्टर का नाम है बेसिकली न्यू सेंटर ऑफ पावर, ये बेसिकली कहना क्या चाहता है। देखिए, आपको पता है कि बाइपोलैरिटी थी। पिछले चैप्टर में आपने बाइपोलैरिटी का मतलब समझा कि पूरी दुनिया जो है दो खेमों में बट गई थी। बाय मतलब दो, और ये दो खेमे जो थे, एक में अमेरिका था यूएसए और एक में यूएसएसआर था। आपको ये भी पता है कि 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो सिर्फ एक ही खेमा बच गया, वह यूएसए का। और यूएसए उस समय यूनिपोलार बन गया, यानी एक छत्र राज हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइन ये पहले यही बताना चाहती है, देखो, विद द एंड ऑफ बायपोलैरिटी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि बायपोलैरिटी के अंत के बाद इट बिकम एविडेंस दैट न्यू सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर कुड लिमिट द पावर ऑफ यूएसएडब्ल्यू। कहने का मतलब है कि यदि यूएस की हेजिमनी, यूएस की ताकत पे आपको लिमिट लगाना है तो नए नए सत्ता के नए केंद्रों को आना होगा, कुछ नए देशों को उभर कर आना होगा, राजनीतिक और साथ साथ आर्थिक ताकत के रूप में। यानी कि कुछ ऐसे देश आएँ जो आर्थिक रूप से सशक्त हों, राजनीतिक रूप से सशक्त हों, तभी जाकर वो देश मिलकर अमेरिका का जो वर्चस्व है, जो डोमिनेंस है, उसे रोक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो न्यू सेंटर ऑफ पावर है उस पर हम देखो दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली दो चीज़ों के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी। पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम नेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये आसियान हो गया, इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देन हम अपना टॉपिक बढ़ाएंगे नेशन की तरफ। कुछ ऐसे अकेले देश भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत उन्नति कर ली है, बहुत प्रगति कर ली है, आर्थिक रूप में भी और सैन्य रूप में भी। तो हमारा डिस्कशन इस तरीके से चलने वाला है। यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम ईयू की, मतलब यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, आसियान की बात करेंगे, सार्क, ब्रिक्स की बात करेंगे, जो कि अलग अलग पार्ट के विश्व में अलग अलग अपने अपनी जगह बना चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ही ध्यान देने वाली है, दीज ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इन द रीजन इनटू प्रॉस्परस इकोनॉमी। यानी कि जो भी संस्था है, जो भी हमें हमने ऊपर नाम दिए हैं, यूरोपियन यूनियन हो गए, आसियान हो गए, सार्क, ब्रिक्स हो गए, इनका उद्देश्य, जो मेन पर्पस होता है कि एक देश को ट्रांसफॉर्म करना, बदलना प्रॉस्पर इकोनॉमी में, यानी कि उसकी उन्नति हो सके, आर्थिक रूप में उसकी उन्नति हो सके। ऑन द अदर हैंड, द राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी हैज़ ऑल्सो मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जी हाँ, चाइना की जो इकोनॉमी है उसने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पे बहुत गहरा असर डाला है। जैसे कि आज के टाइम में आप जानते हो कि आपके पास ऑलमोस्ट 70-80% जो भी प्रोडक्ट है वो सब चाइनीज़ है। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वर्ल्ड में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना कर रहा है हर चीज़ों का, खासकर टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों का तो और भी ज़्यादा। तो उसकी जो हेजिमनी है किसमें, एक तो वो इकोनॉमिक हेजिमनी तो बना ही रहा है, साथ ही साथ वो प्रोडक्शन में भी अलग लेवल का प्रोडक्शन किए जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उसके प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ होता है, फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है वही सब कुछ होता है, उसी से आप अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ कर पाते हो, गवर्नमेंट को मजबूत कर पाते हो, सिटीजन को फूड शॉर्टेज होने से रोक पाते हो। सो समझ रहे हो मतलब किस तरीके से चाइना एक ग्लोबल प्लेयर की तरह उभर कर आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा डिस्कशन होगा मार्शल प्लान के ऊपर।
चलिए, अब सवाल यह है कि मार्शल प्लान होता क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। ठीक है, आप सबको पता है कि 1945 वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ। ठीक है, जब ये वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ तो आपको एक बात समझनी है कि ये वर्ल्ड वॉर जो 2 था वो यूरोप के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पहली बात तो सारे जो वर्ल्ड वॉर थे वो यूरोप में ही लड़े जाने थे, और जब यूरोप की धरती पर लड़े जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज आपस में कन्फ्लिक्ट में है, तो सबसे ज़्यादा तबाही किसको होगी? यूरोप को ही होगी। तो जो यूरोप के जो फिलोसफर थे और बाकी के जो दुनिया के अलग अलग थिंकर्स हैं, उन्होंने ये सोचा कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो अब यूरोप का होगा क्या, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिकल, सोशो कल्चर, इन सब में वो तबाह हो चुका था। यहाँ पर सहायता की अमेरिका ने, जी हाँ, सहायता पहुँचाई अमेरिका ने। अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप इकोनॉमी। तो जो मार्शल प्लान था ना, वो एक्चुअल में जब अमेरिका ने यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जब उसको फाइनेंशियल यानी वित्तीय सहायता दी थी, तो उसको हम मार्शल प्लान कहते हैं। एक्चुअली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो जॉर्ज मार्शल करके कोई सेक्रेटरी थे, उनके नेतृत्व में ही आया था, इसलिए इसका नाम मार्शल प्लान उन्हीं के नाम पे आ गया था। And since Marshall was American foreign minister at that time, it was known as a Marshall Plan। जैसे मैंने अभी आपको बताया जॉर्ज मार्शल के बारे में, तो एक फॉरेन मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी कोई थे यहाँ पे, उन्हीं के नेतृत्व में ये सारा प्लान आया था, इसलिए उनको मार्शल प्लान के नाम से दे दिया गया। अंडर दिस प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन वॉज एस्टैब्लिश टू चैनल एड इन वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर एक टर्म आई है जिसको हाईलाइट करके आपको समझना होगा थोड़ी सी। मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट। क्यों पूरे एंटायर यूरोप के बारे में नहीं बात हो रही है, क्यों वेस्टर्न यूरोप के बारे में ही बात हो रही है, इसको समझना ज़रूरी है। आप रिकॉल करो एंड ऑफ टू बाइपोलैरिटी वाला चैप्टर, जिसके अंदर हमने डिटेल में समझा था। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो, सारी वीडियो मैंने कोल्ड वॉर से रिलेटेड और बाकी बाइपोलैरिटी से रिलेटेड बना रखी है। तो वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि यूरोप जो है बट गया था दो खेमों में। ईस्टर्न जो यूरोप था वो आपका यूएसएसआर के पास, और वेस्टर्न जो था वो अमेरिका के पास। तो जाहिर सी बात है, जिस खेमे में अमेरिका है उसी को तो सपोर्ट ज़्यादा करेगा, तो इसलिए वो वेस्टर्न की बात कर रहे हैं। वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट के लिए उन्होंने एड पहुँचाई थी। सॉरी, इरेजर की जगह पेन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्शल प्लान था उसके अंडर में ओईसीसी का गठन तैयार किया गया। ओईसीसी क्या होता है? यूरोपियन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इस्टेब्लिश किया गया था ताकि फाइनेंशियल हेल्प पहुंचा सके वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को। ठीक है, इट बिकम फोरन वेयर वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट बिगन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी इशू। ये एक तरीके का फोरम, एक तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया जहाँ पर जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट थे वो आपस में कोऑपरेट कर सकते थे, ट्रेड के सिलसिले में, आर्थिक इशू पे अपने आपस में बात कर सकते थे। ये एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था। An active initiation of this organization brought success in paving a path for improving economy and for construction and development of Western European countries, which were ruined in the Second World War। जैसे आपको पता है ये जो हेल्प पहुंचाई गई थी, तो जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप की क्या हालत हुई थी, मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो मार्शल प्लान आया, ओईसीसी का गठन हुआ, ये सब एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके ज़रिए यूरोप एक सक्सेसफुल, डेवलप और प्रॉस्परस स्टेट बन सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब इतने में ही नहीं सिर्फ काम रुक गया, अब ध्यान से देखो। और हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना
कैसे होने वाली है, एक एक प्रोसेस हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो डोंट वरी, हम यूरोपियन यूनियन के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद द काउंसिल ऑफ यूरोप, इसका गठन किया गया, यानी एक काउंसिल बनाई गई यूरोप के अंदर। इसको स्टडी कर लेते हैं ज़रा। काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश्ड इन 1949 फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन। पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए 1949 में एक यूरोप के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया, जिसके अंदर 6 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे। कौन कौन से? फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, हाईलाइट कर लेते हैं इसे, ट्रीटी ऑफ रोम। ठीक है, 25 मार्च 1957 को इसको साइन किया गया था 6 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। उसके बाद इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई थी, उसके बाद इन्होंने यूरोपियन एटॉमिक कम्युनिटी बनाई थी। ये सारे जो कम्युनिटी बन रही थी वो अलग अलग प्रोसेसेस पे बन रही थी, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे, लेकिन बेसिक इनका सिंपल सा मोटिव था कि इनका जो बेसिक मोटिव था वो ये था कि यूरोप की इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करें, यूरोप को कैसे फाइनेंशियल एड प्रदान करें। ध्यान दो, अभी तक यूरोपियन यूनियन नहीं बना है। यूरोपियन यूनियन तब बनेगा जब 1990s का टाइम आएगा, और 1992 एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ आपको, फरवरी में यूरोपियन यूनियन की स्थापना होगी। आइए चलिए अब फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। किस तरीके से बना यूरोपियन यूनियन? जैसे मैंने बताया 7 फरवरी 1992 ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट, ये आई थिंक नीदरलैंड में एक जगह है मैस्ट्रिक्ट, वहाँ पे साइन हुआ था, इसलिए उसे ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ये साइन करने के बाद यूरोपियन यूनियन की स्थापना फाइनली हो गई। ठीक है, अच्छा स्थापना हो गई, चलो वेल डन। अब आगे क्या? अब इसको समझते हैं ज़रा, इम्पोर्टेंट है, समझते जाओ। द यूरोपियन यूनियन इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन कंट्रीज़। जाहिर सी बात है, यूरोपियन यूनियन जो था एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। द यूरोपियन यूनियन वॉज स्टैब्लिश इन 1992 में बना था। यूरोपियन यूनियन हैज़ इट ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडेशन डे। अच्छा, इसमें यह है कि यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का फ्लैग भी है, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंथम भी है, नेशनल एंथम, आई थिंक एंथम, एंड फाउंडिंग डेट भी है। यूरोपियन कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसी विच इज़ कॉल्ड यूरो। अब इनके पास अपनी खुद की करेंसी भी है, यूरो, जो कि आज डॉलर को टक्कर देती है। ध्यान से, न्यू मेंबर्स आर कॉन्स्टेंटली एडेड यू सो दैट वी कैन फाइंड आउट हाउ इन्फ्लुएंस द यू इज़। इट हैज़ न्यूक्लियर वेपन, द यूरोपियन हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। यहाँ पर इसकी शक्ति के बारे में बताया गया बेसिकली कि आए दिन यूरोपियन यूनियन में नए नए मेंबर्स को ज्वाइन किया जाता है। इससे पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन कितना इन्फ्लुएंशियल है। इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। आप ब्रिटेन तो खैर अब नहीं है, लेकिन फ्रांस के पास देख लो, आप जर्मनी के पास देख लो, ये सब न्यूक्लियर पावर है। ब्रिटेन 2016 में, हाँ, तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन ट्राई टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2003 बट फेल्ड। यूरोपियन यूनियन ने कई बार कोशिश, तो यूरोपियन यूनियन ने अपना खुद का संविधान बनाने की भी कोशिश की 2003 में, बट वो फेल हो गया। कारण बहुत सिंपल था, क्योंकि आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा था। ठीक है, और जब आपके आपसी तालमेल नहीं बनते हैं तो जाहिर सी बात है आप कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में ज़रूर आ जाते हो। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है कि जो एम है किसका, यूरोपियन यूनियन का बनने के लिए, मतलब क्या एम था कि हमने यूरोपियन यूनियन की स्थापना की, तो देखो, टू क्रिएट अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। एक समान फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने के लिए यूरोप के सभी देशों में। इसका पहला उद्देश्य था कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स। गृह जो भी मुद्दे हैं, न्याय के जो मुद्दे हैं, उनके लिए कोऑपरेशन बनाने के लिए, कहीं आपस में लड़े ना। क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी, एक करेंसी बनाने के लिए कि सभी यूरोप में सिर्फ एक ही करेंसी चलेगी, जो कि होता नहीं है। आगे डिस्कस करेंगे, इसमें समस्याएं भी हैं। वीज़ा फ्री ट्रैवल, जी हाँ, ये चाहते हैं कि यूरोप के किसी भी कंट्रीज़ में आप जाओ तो उसमें वीज़ा फ्री हो, यानी आपको वीज़ा ना देना पड़े। तो ये सारे एम है कि यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ देख लेते हैं मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू 28 आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बुल्गारिया एंड रोमानिया ऑन 1 जनवरी। देखो, करंटली मैं आपको बताऊँ,
अभी रिसेंटली तो 27 मेंबर्स हैं एक्चुअली। पहला एक आई थिंक क्रोएशिया एग्ज़िट कर गया था, एंड 2016 में ब्रिटेन एग्ज़िट कर गया था, जिसे ब्रेक्सिट बोलते हैं। ठीक है, तो 27 करंट है, करंटली सिचुएशन। तो अब हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, और इसमें हम फ्लैग्स के बारे में देखने वाले हैं कि यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का फ्लैग भी था। ठीक है, तो वो फ्लैग क्या था? द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार स्टैंड फॉर सॉलिडेटरी हारमोनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। यानी कि उसमें 12 स्टार्स थे, सर्कल में गोल्ड स्टार बनाया गया था, और इन 12 स्टार का मतलब सिंपल सा था, ये परफेक्शन को दर्शाते थे, कंप्लीटनेस को दर्शाते थे, और यूनिटी को दर्शाते थे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई फ्लैग की बातें। अब कुछ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात कर लेते हैं जो यूरोपियन यूनियन के होने से होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ मोर देन 17 ट्रिलियन इन 2016 नेक्स्ट टू डेट ऑफ यूएसए। यानी कि टॉप पे तो यूएसए ही रहेगा, लेकिन जो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है जो कि 2016 से 17 ट्रिलियन है, वो आपकी यूरोपियन यूनियन की है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इन करेंसी द यूरो कैन पोज थ्रेट टू डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। यानी कि आज के टाइम में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यूरो ज़्यादा महंगा है यूएस के डॉलर के कंपेरेटिव में। ठीक है, तो यानी यूरो की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ मच लार्जर दैन यूएसए। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड में भी इसका शेयर कई ज़्यादा है यूएसए के कंपेरेटिव में। ओके, देन मूविंग अहेड, यहाँ पे लिखा है द यू हैज़ बिकम मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट विद द यूएस एंड चाइना। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इसमें ये बताया गया कि जो यूरोपियन यूनियन है, जब उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, जब वो ट्रेड में काफ़ी अच्छी मात्रा में परफॉर्मेंस दे रहा है, तो सिंपल सा मतलब है कि वो यूएसए और चाइना के जो डिस्प्यूट होते हैं आपस में ट्रेड में लेके, उसमें ज़्यादा असर्टिव यानी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से रोल प्ले कर सकता है, वो दब के नहीं रह सकता। इट इकोनॉमिक्स पावर गिव्स इट इन्फ्लुएंस ओवर द क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एज एशियन अफ्रीका। अब जो इसकी इकोनॉमिक पावर है, कहते हैं कि पैसे की ताकत बहुत कुछ होती है। ठीक है, सब कुछ होती है। तो जब इसके पास पैसा है तो ये अपने जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, उन पर इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, उन्हें प्रभावित भी कर सकता है। इट ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर से वही बात कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक के रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसकी बहुत ही बड़ी भूमिका है। ठीक, आप कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देख लेते हैं। वन मेंबर ऑफ ईयू फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट इन द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल विद सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर। यानी कि इसमें बता रखा है कि यूरोपियन यूनियन का जो फ्रांस मेंबर है, पहले ब्रिटेन भी होता था लेकिन अब ब्रेक्सिट हो गया है, एग्जिट कर गया ब्रिटेन, लेकिन अब फ्रांस जो है एक परमानेंट मेंबर है और कई सारे इसके नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। ठीक है, द EU इज़ एनेबल टू इन्फ्लुएंस सम US पॉलिसी सच एज करंट US पोजीशन इन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब इसकी जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है ना, उसके चलते ही यूएसए को भी चैलेंज कर रहा है, यूएसए के डिसीजन पे भी सवाल जवाब उठा रहा है। ठीक है, सवाल उठा रहा है, जवाब मांग रहा है, तो समझ रहे हो। नेक्स्ट हम मिलिट्री इन्फ्लुएंस के बारे में देखते हैं। यूरोपियन यूनियन आर्म फोर्स आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरी सबसे बड़ी आर्म फोर्स है। कंबाइन आर्म फोर्स ए टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सेकंड आफ्टर यूएसए। यानी यूएसए के, तो समझ रहे हो यूएसए कितना बड़ा सुपर पावर है कि पूरा यूरोप मिलकर भी यूएसए से कम्पीट नहीं कर पा रहा है। सेकंड, इसमें भी डिफेंस एक्सपेंस करने में। वन यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट फ्रांस हैज़ अ न्यूक्लियर आर्सनल। न्यूक्लियर पावर है फ्रांस के पास। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा सबसे बड़ा, जो आप स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में कह लो, इनोवेशन के फील्ड में कह लो, तो ये दूसरे नंबर पे सबसे टॉप पर आता है यूरोपियन यूनियन। अच्छा, फैक्टर डैट लिमिट एबिलिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। कुछ फैक्टर हैं जो कि लिमिट कर देते हैं। इतनी सारी क्षमताएं हमने देख ली, अब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्या क्या फैक्टर है? पहला, सम फैक्टर डैट लिमिट द एबिलिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन टू एक्ट एज अ मैटर ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। अब क्या होता है ना कि कुछ फॉरेन रिलेशन भी कभी कभार लिमिट कर देते हैं यूरोपियन यूनियन की, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में करीब 27-28 देश हैं
अब कुछ देश चाहते हैं कि अपने तरीके से पॉलिसी को चलाना, कुछ देश चाहते हैं दूसरे के तरीके से पॉलिसी को चलाना, तो उनमें एक सहमति नहीं बन पाती है। फैक्टर दैट लिमिट, अगेन ये वही कुछ वो आ गया डिबेटेबल। स्लाइड को थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इन मैनी एरियाज इट्स मेंबर हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसीज, रिलेशन एंड डिफेंस पॉलिसी डेट आर ऑफ्टन एट ऑड विद द ईच अदर। जैसे कि जर्मनी और फ्रांस अपोज यूएस अटैक ऑन इराक। मतलब जब आपने पढ़ा होगा यूएस हेजमनी में, यूएस ने अटैक किया था इराक के ऊपर, तो जर्मनी और फ्रांस जो कि एक यूरोप के देश हैं, तो उन्होंने अपोज किया था। जबकि यहीं उल्टा देखेंगे तो जो ब्रिटेन था, जो टोनी ब्लेयर करके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। तो आपस में इनके जो फॉरेन रिलेशन है वो अच्छे नहीं बन पा रहे थे, ठीक है। एंड डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रजिस्टर्ड डोमेस्टिक ट्रीटी एंड द अडॉप्शन ऑफ यूरो। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि सभी ने, मैंने आपको ऊपर बताया है कि सभी ने एक चीज़ निर्धारित की थी कि यूरो को एक कॉमन करेंसी के रूप में मान लेंगे, लेकिन डेनमार्क और स्वीडन ने इसे रजिस्ट कर दिया था, मना कर दिया था। जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन हुई थी वहाँ पे उन्होंने रजिस्ट कर दिया था, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा यूरोपियन यूनियन का टॉपिक। आगे हम आसियान के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आसियान सीरीज़ देखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।